वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ताज करियर इंस्टीट्यूट। हम लोग इससे पहले एनालिसिस पढ़ रहे थे कि क्या हमें क्लास 10th में पढ़ना है, मैट्रिक में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने कितने मार्क्स को पढ़ने हैं, कौन से पेपर में कितने थ्योरी मार्क्स हैं, कितने प्रैक्टिकल हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं मैट्रिक का पहला चैप्टर जो है आपका वास्तविक संख्या। आपके 10वीं क्लास में जो मैथ्स का पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या। और जो लोग इससे पहले वो एनालिसिस वीडियो ना देखे हैं तो इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका जो है इसका लिंक चला जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं वास्तविक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। और इस चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या क्यों पड़ा, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि इसे क्यों कहते हैं वास्तविक संख्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू में हम चलते हैं प्राकृत संख्या को देखते हैं। ये वैसी संख्या है जो 1 से शुरू होकर ये अनंत तक चला जाए। ये आपका अर्थ नहीं है, इसे हम पढ़ते हैं अनंत पढ़कर। अनंत मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या कहते हैं जो 1 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। इसी तरीके से दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। तो प्राकृत और पूर्ण में क्या फ़र्क है, तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से होते हुए प्लस का अनंत तक चला जाए तो वो पूर्ण संख्या। और तीसरी संख्या हमारी पूर्णांक संख्या। ये वैसे नंबर है जिसमें 0 भी आता हो, प्लस 1, 2, 3 आपकी प्लस इन्फिनिटी तक जाता हो, उससे पहले माइनस के भी नंबर आता हो और ये माइनस के अनंत तक चला जाता हो। और तीसरी संख्या इसका नाम है परिमेय संख्या। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए जहाँ Q 0 के बराबर ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि कोई आप संख्या लिखने की कोशिश करो और उसका जो हर होगा वो 0 कभी नहीं होना चाहिए। हम उदाहरण लेकर चलते हैं कि हमारे पास एक 2 है, एक नंबर है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना है, आपका 1 है और हर आपका 0 नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। एक हम पूर्ण संख्या लेके चलते हैं और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे में 0 नहीं आ रहा है, इसलिए भी आपका ये परिमेय संख्या है। एक लेके चलते हैं निगेटिव का नंबर, परिमेय संख्या लेके चलते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, देख रहे हैं नीचे में 0 नहीं आ रहा है, इसलिए परिमेय संख्या। और एक प्लस का नंबर लेके चलते हैं, देख रहे हैं नीचे में 0 नहीं है तो ये भी परिमेय संख्या। नीचे में 0 नहीं है, ये भी परिमेय संख्या। नीचे में 0 नहीं है, ऊपर में 0 रहेगा चलेगा तो ये भी परिमेय संख्या है। और यहाँ पर आप फाइनली देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे में 0 आ रहा है, तो सिर्फ इसी कंडीशन में आपका परिमेय संख्या नहीं होगा और यही इम्पॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट जो हमारी दूसरी संख्या है उसका नाम है अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जो पूरी तरह वर्गमूल से न निकले। वर्गमूल का मतलब होता है आपका रूट। फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, √2 बाहर नहीं निकलता है, आप चाहें तो दशमलव में निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू आता है 1.414। √3 भी बाहर नहीं निकलता है, इसलिए भी अपरिमेय संख्या। और √4 जो है ये √2 बाहर नहीं निकला तो ये अपरिमेय संख्या, ये नहीं निकला तो अपरिमेय संख्या। लेकिन आप √4 के बारे में जानते हैं कि ये बाहर कितना निकलेगा, 2, इसलिए ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। और पाई भी आपका अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग देख रहे थे संख्याओं के बारे में देख रहे थे। तो प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय संख्या आपने देखा। और इसको अगर फिर से हम समझाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से आप समझने की कोशिश करो। तो कोई मार्केट में आपके पास फ़ोन आता है, MI का फ़ोन आता है और उसके अलग अलग मॉडल होते हैं। तो पहला अगर मॉडल का नाम अगर रखा जाए तो उसका नाम रखते हैं, मान लीजिए प्राकृत संख्या रखते हैं, तो उसके पास सिर्फ एक ही फीचर होगा कि सिर्फ प्लस के नंबर होंगे। दूसरा MI का फ़ोन आता है, अब उसे मार्केट में बेचना है तो उसका जो है हम दूसरा मॉडल का नाम रखते हैं पूर्ण संख्या रखते हैं। इसके पास 2 फीचर होगा, एक 0 रखने का और एक प्लस के नंबर रखने का। और तीसरा MI का फ़ोन आता है मार्केट में, वो अलग नाम से आएगा क्योंकि उसे बेचना भी तो है, तो उसका नाम होगा आपका पूर्णांक संख्या। इसके पास 3 फीचर होगा, 3 गुण होंगे, 0 भी होगा, प्लस के भी नंबर उसमें हो सकते हैं और माइनस के भी नंबर हो सकते हैं। और एक और आएगा मार्केट में MI का मॉडल जिसका नाम होगा परिमेय संख्या। उसके पास 4 फीचर होगा। एक वो होगा कि प्लस में भी लिखा जा सकता है, 0 भी लिखा जा सकता है, माइनस में भी लिखा जा सकता है। और एक लास्ट जो आएगा नया फीचर जुट के, वो आएगा बटे में आएगा, भिन्न में आएगा। और एक लास्ट आपका अपरिमेय संख्या है जो ये चारों संख्या से बिल्कुल अलग संख्या है। और ये कहलाता है वैसी संख्या जिसको अगर रूट में लिखें तो रूट से अगर बाहर ना आता हो तो ये संख्या आपका अपरिमेय संख्या आता हो। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप
ले सकते हैं। चलिए उदाहरण लेके चलते हैं कि कैसे आपको समझना है कि कौन संख्या कैसी है। उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं कि ये -3, तो -3 के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो -3 जो है आपकी कौन सी संख्या है? तो कहिएगा कि -3 जो है ना इसमें प्लस के गुण हैं ना ज़ीरो के गुण हैं, सिर्फ क्या इसमें है? माइनस है। तो क्या जवाब मिल सकता है कि -3 आपका जो है पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है ये? पूर्णांक संख्या है। कोई दूसरा उदाहरण लेके चलते हैं कि 4/3 कैसी संख्या है? तो आपको मिलेगा कि ये संख्या बटे वाली संख्या है, इसलिए क्या है ये? परिमेय संख्या है। और लेके चलिए कि अगर कोई संख्या अगर परिमेय संख्या है आपका, कोई संख्या अगर आपका परिमेय संख्या है तो वो संख्या आपका प्राकृत संख्या भी होगा, पूर्ण संख्या भी होगा और आपका पूर्णांक संख्या भी होगा। और कोई संख्या अगर आपका अपरिमेय संख्या है तो ये सिर्फ अपरिमेय संख्या ही होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो हम लोग एक कंडीशन देख रहे हैं कि हमारे पास कोई दो संख्या है, एक a है और एक b है, दोनों के दोनों परिमेय संख्या है, a भी परिमेय संख्या और b भी परिमेय संख्या। जब ये दोनों परिमेय संख्या के बीच में आप जोड़िएगा, घटाइएगा, गुना या भाग कीजिएगा तो आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा, जो भी परिणाम मिलेगा वो हमेशा के हमेशा परिमेय संख्या ही होगा। आप चाहें तो उदाहरण देख लेते हैं। तो हम एक 3 और एक 4 दो के दोनों परिमेय संख्या लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना 1 है, कुछ नहीं तो कितना 1 है। आप देख रहे हैं नीचे में 0 नहीं आ रहा, तो इस कंडीशन में 3 और 4 क्या? परिमेय संख्या। अब हम इसके बीच में जो है प्लस का काम करते हैं। तो 3, 4, 7 जो प्लस का नंबर आया है तो परिमेय संख्या। अब माइनस करके देखते हैं, 3 में से 4 जाएगा तो ये माइनस का नंबर आ गया है, जो आप जानते हैं कि ये आपका पूर्णांक संख्या जो कहाँ आता है? परिमेय ही संख्या के अंदर आता है। उसके बाद आप गुना कर रहे हैं तो 3 गुने 4 किया तो 12 मिला। आप देख रहे हैं प्लस का नंबर मतलब प्राकृत संख्या वो क्या होता है? परिमेय ही संख्या होता है। और एक लास्ट आपका जो भाग है 3/4 किया तो 3/4 मिला और ये बटे की संख्या मिल रहा है, नीचे में आपका 0 नहीं आ रहा है, तो ये आपका हो गया परिमेय संख्या। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हमारे पास ये दूसरा कंडीशन है कि अब हम a को परिमेय संख्या लिया और b को अपरिमेय संख्या लिया। अब इस a परिमेय संख्या और b अपरिमेय संख्या के बीच में जब जोड़, घटाव, गुणा और भाग करेंगे तो अब जो मिलने वाला है रिजल्ट है वो हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगा। आप उदाहरण करके देख लें। तो हम 3 लिया जो परिमेय है और √2 लिया जो रूट बाहर नहीं निकल रहा, तो ये अपरिमेय है। तो 3 आपका परिमेय और √2 क्या है? अपरिमेय। अब इसके बीच में हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो 3 + √2 जोड़ा तो क्या होता है? सिंपल सा नंबर और रूट के नंबर आपस में नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ साथ में लिख दिया जाता है। तो 3 + √2 आया जो आपका अपरिमेय संख्या है। माइनस किया तो 3 - √2 हुआ। यहाँ भी देख रहे हैं कि 3 सिंपल सा नंबर है और 2 जो है रूट में है, तो सिंपल सा नंबर और रूट वाले नंबर आपस में नहीं घटता है, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं। और जहाँ भी चीज़ें रूट में दिखता है तो वो आपका अपरिमेय संख्या कहलाता है, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या। जब गुना किया तो 3 गुने √2 हुआ। तो यहाँ भी होता है कि कोई सिंपल सा नंबर हो और कोई रूट में हो तो वो आपस में गुना नहीं होता, सिर्फ साथ में लिख लिया जाता है। और जहाँ भी चीज़ें रूट में आपको दिखे तो वो आपका अपरिमेय संख्या कहलाता है, इसलिए इस कंडीशन में भी आपका अपरिमेय संख्या। और एक आखिर में जो भाग है तो 3/√2 किया, तो भाग में तभी आपस में कटता है जब चीज़ें क्या हो? सेम हो। तो यहाँ सिंपल सा नंबर है और ये रूट में है तो आपस में नहीं काटा, तो यहाँ भी रूट में दिखा आपको। तो रूट जहाँ भी दिखे आपको तो वो कहलाता है आपका अपरिमेय संख्या। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हमारा जो है नेक्स्ट कंडीशन है कि अब a आपका अपरिमेय संख्या है और b भी आपका अपरिमेय संख्या है।
अब यहाँ पे a और b दोनों के दोनों अपरिमेय संख्या हैं। अब इसके बीच में जोड़ घटाव गुणा और भाग हो रहा है, तो आपको परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है, दोनों मिल सकता है। एक उदाहरण लेके चलते हैं। यहाँ पे √3 आपका अपरिमेय है और √2 क्या है, अपरिमेय है। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको दोनों नहीं मिलेगा, कहीं कि यहाँ पर जो रूट वाली जो चीज़ें हैं वो दोनों के दोनों अलग है ना, तो इस कंडीशन के हिसाब से जो भी रिजल्ट आएगा वो सब के सब आपका अपरिमेय होगा। और जहाँ पे दोनों मिलेगा वो हम दूसरे उदाहरण में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे √3 आपका अपरिमेय है, √2 अपरिमेय है, दोनों के दोनों रूट चीज़ें क्या हैं, अलग अलग हैं, तो वो कहाँ से न जुटेगा, न घटेगा, न गुना होगा, न भाग लगेगा। इसलिए हमेशा आपको हर जगह रूट में दिखेगा, इसलिए वो सारा रिजल्ट आएगा तो अपरिमेय आएगा। आप करके देख ले कि जब हमने प्लस किया तो √3 + √2 ये दोनों के दोनों रूट क्या है, अलग हैं, तो आपस में नहीं जुटेगा, वैसे सेम लिख दिया अपरिमेय संख्या। घटाना है तो √3 में से √2 घटाया तो बस वही लिख दिया, कहीं कि आपस में घटेगा नहीं, दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ भी आपका अपरिमेय संख्या। गुना करना है √3 × √2, तो गुना में क्या होता है, सिंपल सा रूट दिया, जो भी नंबर है दोनों उसको आपस में गुना कर देते, लेकिन यहाँ भी रूट से चीज़ें बाहर तो निकल ही नहीं रहा, तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। और आखिर में जब भाग करना है √3 भागा √2, तो यहाँ भी देख रहे हैं कि चीज़ें जो हैं आपस में कट नहीं रहा है, यहाँ भी रूट में है, तो आपका अपरिमेय संख्या। और अब हम लोग जो है एक ऐसा उदाहरण पढ़ते हैं कि यहाँ भी अपरिमेय संख्या होगा, यहाँ भी अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन दोनों के दोनों रूट अगर सेम रहेगा ना, तो दो कंडीशन में आपको अपरिमेय मिलेगा और दो कंडीशन में परिमेय मिलेगा, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले वहाँ जाने से पहले इस वीडियो का इस जो है आप इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारा कंडीशन वही है कि a आपका अपरिमेय संख्या, b भी अपरिमेय संख्या, जोड़ घटाव गुना भाग हो रहा है। हमने कहा कि परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलेगा। इससे पहले वाले उदाहरण में आप देख रहे थे कि चारों के चारों रिजल्ट आपका अपरिमेय मिल रहा था, लेकिन हमने कहा था कि आपको परिमेय भी मिलेगा और अपरिमेय भी मिलेगा, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिलेगा। अब हमारा जो उदाहरण है 2√2 है और √2 है। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करो कि ये भी रूट जो है वो 2 में है, ये भी जो रूट है 2 में है। अब इस कंडीशन में आपको 2 अपरिमेय और 2 परिमेय मिलेगा। जब इसके बीच में आप जोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो 2√2 और 1√2 कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे कुछ नहीं था, कितना है 1 है, तो 2 कितना हो जाएगा 3 और √2 का √2। इसी तरीके से घटाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर कितना है 2 है और यहाँ पर कितना 1 है, 2 में से 1 जगह तो 1 और √2, 1 यहाँ पर लिखा नहीं जाता। तो ये दोनों कंडीशन में रूट आ रहा है, तो ये दोनों कंडीशन में आपका जो आंसर आएगा वो अपरिमेय संख्या में आएगा। लेकिन गुना की बात कीजिएगा तो 2√2 × √2, यहाँ पे बाहर में कितना है 2, यहाँ बाहर में कितना है कुछ नहीं है तो 1 है, 2 को 1 से गुना किया क्या मिलेगा 2, √2 गुना √2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 कितना निकलता है 2, 2 दूनी 4। अब देख रहे हैं ये सिंपल सा नंबर निकल रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना 1 है और हर आपका 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। इसी तरीके से आप भाग में आके देखिए 2√2 भागा √2, जब बटे में लिखा है इसको तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, क्या मिल गया आपको 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना है 1 है और नीचे में आपका 0 नहीं आ रहा है, तो इसलिए क्या है आपका परिमेय संख्या। तो जब आपका दोनों के दोनों अपरिमेय संख्या हो और दोनों के दोनों रूट जब अलग हो ना, तो चारों कंडीशन में आपका अपरिमेय संख्या आएगा। लेकिन जब दोनों के दोनों रूट सेम हो तो प्लस माइनस में आपका अपरिमेय संख्या आएगा और गुना और भाग में आपका परिमेय संख्या आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। आपके जो है पहले एक्सरसाइज का जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जिसे हम शॉर्ट में ईडीएल कहेंगे, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो बार बार हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ना बोल के आपको हम ईडीएल बोलने की कोशिश करेंगे ताकि आपका वक्त कम जाए और आसानी से आप लिख सकें। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से कुछ नहीं करते हैं, इसकी मदद से 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच में आप एचसीएफ निकालते हैं। तो ईडीएल की मदद से, यूक्लिड विभाजन की मदद से आप 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच में आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। आप 4 संख्या ले लें, 10 ले लें, 5 ले लें और उसके बीच में सिर्फ एचसीएफ ही निकाला जाता है। अगर आपसे पूछे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से क्या आप निकालते हैं, तो आप कहिएगा कि एचसीएफ निकालते हैं। और यहाँ पे ईडीएल का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो होता है A बराबर B गुने Q प्लस R, जहाँ R की जो वैल्यू होगी 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर होगा और B जो होगा वो R से बड़ा होगा। इस बात को अगर और अच्छे से समझना है तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कंडीशन दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमने 7 से 15 में भाग लगाया तो 7 दूना 14 मिला, शेष बचा कितना 1। अब ये बताने की कोशिश करो
कि ये 15 तभी आएगा जब 7 और 2 को आपस में गुना करो और 1 को जोड़ लो। जब 7 और 2 को गुना किया और 1 को जोड़ा तो 7 दूना 14 15 मिला, मतलब हमारा जो है 15 आ गया, मतलब कि जो हमने भाग भी किया है ना वो सही किया है। तो 15 को हम A कहते हैं, 7 को हम B कह दिया, Q को 2 को हमने Q कह दिया, जो 1 बचा R कह दिया। तो इसी तरीके से 15 की जगह पर A रख दिया, 7 की जगह पे B रख दिया, 2 की जगह पे Q रख दिया और +1 की जगह पे R रख दिया। इसी तरीके से आपका A बराबर BQ + R आता है। तो यहाँ से आपके R की वैल्यू 1 आया, 1 आया मतलब कि R की वैल्यू 0 से बड़ा आया। अब दूसरा कंडीशन, 7 से 14 में भाग लगाते हैं तो 7 दूना 14 कटा, शेष आपका आ गया 0। 14 तभी आएगा जब 7 और 2 को आपस में गुना करेंगे और 0 को जोड़ेंगे। अब यहाँ देखिए कि आपका शेष क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसलिए तो कहा जाता था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वो A बराबर BQ + R के होता है, जहाँ R की वैल्यू 0 भी आ सकता है और R की वैल्यू 0 से बड़ा आ सकता है। आप देखिए 1 आया जो 0 से बड़ा है, और B जो हमेशा होगा वो R से बड़ा होगा। B की वैल्यू यहाँ पे 7 है और R की 1 है, तो देखिए B की वैल्यू R से बड़ा है। यहाँ भी आप देख लीजिए कि B की वैल्यू 7 है, R की वैल्यू 0 है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि B की वैल्यू जो है R से बड़ी है। अब आगे देखिए कि जब ईडीएल की मदद से आप एचसीएफ निकालने की कोशिश कर रहे हो तो अगर पहले स्टेप में आपका शेष 0 नहीं आता है तो फिर हम पुनः आगे का स्टेप लेते हैं और वो चीज़ें कुछ बदल जाता है। A बराबर BQ + R, जब आपका शेष 0 नहीं आता है ना तो B बदल जाता है A में, R बदल जाता है आपका B में। और जहाँ पर भी आपका शेष मतलब R अगर 0 हो जाता है तो आपका इस ईडीएल का जो आंसर होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो आंसर होगा वो आपका होगा B होगा। तो कुछ इस तरीके से था आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और एक हम उदाहरण की मदद से और बेहतर इसको समझते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ लिए हैं। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बजाय उसके बदले में हम बार बार ईडीएल बोलेंगे। यहाँ पे उसका मतलब ही वही हुआ, यूक्लिड डिवीज़न लेमा हुआ, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही कहेंगे, शॉर्ट में ईडीएल कहेंगे। हमारा जो पहला एक्सरसाइज है, जो पहला प्रश्नावली है वो है 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इसको पढ़िए कैसे। प्रश्नावली 1 है, मतलब कि जो है आपकी किताब का ये पहला चैप्टर है, और यहाँ पे पॉइंट 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रश्नावली का, इस चैप्टर का ये पहला प्रश्नावली है, पहला एक्सरसाइज है। और क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब ये हुआ कि इस प्रश्नावली का ये पहला क्वेश्चन है, और इस 1 का मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का ये पहला पार्ट है। तो आपका तैयार हो जाता है कि पहला चैप्टर का, पहला एक्सरसाइज का, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है आपका 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है ईडीएल की मदद से। ईडीएल मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। आप चाहे तो इसका सिंपल सा आप एक रफ स्केच बना सकते हैं। पहले आपको हम रफ में बना के दिखाते हैं कि कुछ नहीं, आप जो बच्चों में पढ़ा है, बच्चों क्लास में पढ़ा है कि 135 और 225 का एचसीएफ निकाल लें। तो 135 को अगर 1 से गुना कीजिएगा तो 135, अगर 2 से गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 35 गुना 70 और 2 इकाई 2, 270 मिलेगा, जो ज़्यादा हो जाएगा। आप एक बार लगाइएगा, क्या मिलेगा, 135। अब आप घटा लो, 5 से 5 गया 0, बचा कितना आपके पास 2, 12 में से 3 गया तो क्या मिलेगा आपका 9 मिलेगा। अब यहाँ बचा 1 में से एक जगह 0। अब इस 90 को इस तरीके से आप फोल्ड करो और जिससे पहले लगा रहे थे उसे आप A बना लो। 90 का ही 90, 90 दूना 180, ज़्यादा हो जाएगा तो 90 लगाइएगा। फिर यहाँ पे आप घटाइएगा तो 5 का 5, 13 में से 9 जाएगा तो क्या मिलेगा 4। अभी भी आपका शेष 0 नहीं आया है। फिर 45 को कुछ इस तरीके से आप फोल्ड कीजिए और लिखिए आप 90 लिखिए। फिर देखिएगा कि 45 दूना आपको 90 मिलने वाला है। अब यहाँ पे शेष आपका 0 आ रहा है। इसी तरीके से जहाँ पर भी शेष 0 आ जाएगा तो जो लगाने वाला होगा वही आपका आंसर होगा। तो इसलिए बराबर कितना हो जाएगा आपका 45। तो ये तो आपका रफ स्केच है, ये छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10। तो हम कुछ ईडीएल की मदद से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिएगा, ठीक है, ईडीएल का सूत्र लिखिएगा। वो क्या होता है, A बराबर BQ + R, जहाँ R की जो वैल्यू होगा 0 के बराबर, 0 से बड़ा, और R हमेशा B से छोटा होगा। और हमें जो है 135 और 225 के बीच में निकालना है। इसका मतलब एंड हो गया, एंड मतलब और। जो बड़ा वाला नंबर होगा उसे A कहिएगा, जो छोटा वाला होगा उसे B कहिएगा, ठीक है।
अब हमने जो है फार्मूला लिख ही लिया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए की जगह पे आप 225 रख लीजिए, बी की जगह पे 135 रख लीजिए, और कुछ नहीं। आप जो ये रफ किए हैं बस इसको वैल्यू पुट करते चलिए। जब 135 को कितना बार लगाया था? एक बार लगाया, एक लिखा, शेष क्या बचा था आपके पास? 90, तो ये 90 हो गया। अभी आपका शेष 0 नहीं आया है, आप यहाँ लिखिएगा शेष 0 नहीं हुआ है, इसलिए आप पुनः IDL लगाएं। पुनः IDL लगाइएगा, फिर थोड़ा सा फॉर्मूला लिख लीजिए, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आप चीज़ें बदलेगा, आपको बताया जाता है इससे पहले कि B बदलेगा आपका A में, R बदलेगा आपका B में। तो अब देखिए 135 आपका जो B है वो अब हो जाएगा आपका A हो जाएगा, और जो आपका R 90 है वो आपका B हो जाएगा। अब 90 से आपने 135 में लगाया तो कितना बार में लगाया? एक बार में लगाया तो 1 लिखा, और कितना शेष बचा? तो 45, तो 45 आपका शेष बचा। फिर यहाँ पे फिर कहिएगा कि R अभी आपका 0 नहीं हुआ है, फिर पुनः आप जो है ना IDL लगाएं। फिर फॉर्मूला लिख लीजिए, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फिर चीज़ें जो है बदलेगा, अब ये 90 आ जाएगा ए पे, 45 चला आएगा बी के पोजीशन पे। अब 45 से 90 में लगाया तो 45 दूने 90 लगाया, आर की वैल्यू यहाँ पे आपका आ गया 0। अब यहाँ कहिएगा कि आर की वैल्यू 0 हो गया है, इसलिए जो HCF होगा 135 और 225 का वो होगा आपका 45। तो यही है आपका आंसर। आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लें। तो हमने प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाया। आप सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आप खुद बना लें, और कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, वो भी सारे क्वेश्चन हम करा देंगे। अब हम आते हैं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, और इसमें एक ही क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमने जो है वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा है। ये क्वेश्चन क्या है कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो बस किसी एक को भी आप पकड़ के चलें, आसानी से समझ में आएगा। आप 6q+1 को देखने की कोशिश कीजिए, और आपको थोड़ा सा याद होगा कि IDL कुछ ऐसा दिखता है, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दिखता है कुछ ऐसा, a बराबर BQ+R। आप ये देखने की कोशिश करो कि जो Q के साथ लगा रहता है वो क्या कहलाता है? B कहलाता है। मतलब आपको ये समझ में आया कि B की वैल्यू कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, क्योंकि Q के साथ कौन होता है? B। यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है? 6 है। आप हर जगह देखिए जो Q की वैल्यू है वो Q के साथ जो वैल्यू है वो जो है 6 है, मतलब कि Q के साथ कौन आता है? B ही तो आता है। तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, मतलब B की वैल्यू कितना हो गया? 6। और आप जानते हैं कि A बराबर BQ+R होता है, जहाँ R की जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर या 0 से छोटा होता है, और B से क्या होता है? हमेशा ही छोटा होता है। तो आप बताओ कि B की वैल्यू अगर 6 आ गया है तो R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? तो R की वैल्यू 0 से लेकर B से छोटा होगा। तो R की वैल्यू 0 से लेके B से छोटा होगा। B से छोटा मतलब कि ये 6 है तो 5 तक जाएगा, तो R की वैल्यू 0 होगा, 1 2 3 4, ये 5 होगा। R की वैल्यू 0 के बराबर और B से छोटा होगा, तो 0 के बराबर और B से छोटा होगा। देखिए B की वैल्यू 6 है तो R की वैल्यू 5 तक होगा। अब आप हर कंडीशन में आप IDL लिखने की कोशिश करो। आप ले चलो कि R की वैल्यू आपको 0 लिखना है, तो बताइए IDL क्या बनेगा? तो आप कहिएगा A बराबर बनेगा आपका, और B की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो 6q+0 मतलब A बराबर बनेगा आपका 6q बनेगा। इसी तरीके से आप लेके चलिए R की वैल्यू 1, तो आपका जो IDL की मदद से जो बनने वाला है A बराबर 6q+1 बनने वाला है। R2 की मदद से क्या बनने वाला है? आप IDL लगा लीजिए, तो A बराबर 6q+2 बनने वाला है। R3 की मदद से क्या बनने वाला है? तो IDL आप यूज़ कीजिए, तो A बराबर 6q, बस कुछ नहीं, R की वैल्यू रखते चले जाना है, 3 बनने वाला है। R4 के लिए क्या मिलने वाला है? तो आप कहिएगा A बराबर
6 प्लस 4 मिलने वाला है। R5 के लिए क्या मिलने वाला है, तो कहिएगा ईडियल लगाने के बाद कि A बराबर 6 प्लस 5। अब यहाँ पे कहा गया था क्वेश्चन में कि आपको दर्शाना है कि जो 6 प्लस 1 आ रहा है, 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 आ रहा है, वो विषम पूर्णांक ही क्यों है, वो सम पूर्णांक क्यों नहीं है। तो आपको मालूम होगा कि किसी आखिर में, किसी नंबर के आखिर में अगर 0 आता हो, 2 आता हो, 4, 6, 8 आता हो, तो वो आपका सम संख्या होता है। और जिस नंबर के आखिर में 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए, तो वो आपका विषम पूर्णांक होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो नंबर है 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये आपका सम संख्या है ये, ठीक है। तो ये सम संख्या ना बोल के हम कहेंगे धनात्मक, यहाँ पे सम ना बोल के हम बोलेंगे धनात्मक सम पूर्णांक है ये है धनात्मक सम पूर्णांक है। और जो 6q प्लस 1 आया है, जो 6q प्लस 3 आया है और जो 6q प्लस 5 आया है, इसके आखिर में 1 है, 3 है, 5 है, तो ये आपका कहलाएगा धनात्मक विषम पूर्णांक। तो ये क्वेश्चन सिर्फ यही था कि आपको दिखाना था कि कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है, कौन सम पूर्णांक है। हमने दोनों दिखाने की कोशिश किया और फाइनली आपका जो रिज़ल्ट रहा ये रहा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आएगा। ये प्रश्न वाली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा है इसलिए हमने क्वेश्चन न लिखकर हमने इससे जो है ना जो गिवन वैल्यू है, दिया हुआ मान हमने लिख लिया है। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा सिर्फ उसमें 2 ही चीज़ निकालते हैं, चाहे HCF या LCM। अगर आपको लगे कि आंसर कम चाहिए दिए गए वैल्यू से तो आप HCF निकाल लेना, और दिए गए वैल्यू से अगर ज़्यादा आंसर चाहिए तो LCM निकाल लेना। हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे कुछ परेड हो रहा है, वहाँ पे कुल आर्मी वाले लोगों की जो है ना संख्या है, जो सदस्यों की संख्या वो 616 है, और एक टुकड़ी में, एक ग्रुपिंग में जो सेना के जो सदस्य हैं वो 32 सदस्य हैं। कुल कितने हैं 616, और एक ग्रुपिंग में, एक टुकड़ी में 32 सदस्य हैं, और वो स्तंभ में क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं आगे की तरफ। तो हमें बताना है स्तंभों की संख्या। अब बताइए कि 616 लोग हैं, एक टुकड़ी में 32 सदस्य है, स्तंभों की संख्या बताना है। तो स्तंभों की संख्या क्या होगा, ये सब रिजल्ट से क्या आएगा, कम आएगा। तो कम आएगा तो हम HCF निकालने की कोशिश करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, 32 और 616 के बीच में हम निकाल लेंगे HCF। तो 32 से 616 में आप भाग लगाने की कोशिश करें। अगर आप 32 से 616 में भाग लगाने की कोशिश करते हैं और 10 से लगाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 320 मिलेगा। अगर 20 बार लगाइएगा तो 320 को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो आपको क्या मिलने वाला होगा, 3 दूने 6, 640 मिलने वाला होगा। मतलब आपको 19 बार लगाना है। 32 को आप 19 से गुना करके देख लें क्या मिलता है, तो मिलेगा 19 दूना 38 और 19 दिया 57, 8, 7, 3, 10, 608 मिलने वाला। ये रफ वर्क है, हम मिटा लेते हैं। तो 19 को जब 32 से गुना किया तो आपका जो रिज़ल्ट मिला वो 608 मिला। अब क्या करते हैं, घटा देते हैं, फिर ये 8 मिला, 8 से आपने 32 में भाग लगाया, क्या मिला, 8 चौके 32। अब आपका शेष 0 आ गया है, और आप जानते हैं कि आंसर कौन है आपका। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों प्रश्नावली 1.2 में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। मतलब 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आप जानते होंगे कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो सिर्फ एक और ख़ुद से कटता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 1 से कटेगा 2 मरतबा में, और खुद 2 से कटेगा 1 मरतबा में, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। आप उठा के देख लो, 5 उठा के देख लो तो 1 से कटेगा 5 मरतबा में और 5 से कटेगा 1 मरतबा में। मतलब अभाज्य संख्या जो भी होगा वो सिर्फ 2 ही बार कटेगा, क्योंकि 1 से कटेगा और एक खुद से कटेगा। अभाज्य संख्या आपका 1 इसलिए नहीं होगा
कहे कि अभाज्य संख्या आपका 2 से शुरू होता है। 1 इसलिए नहीं होगा कहे कि अगर 1 को देखा जाए तो वो तो 1 से कटेगा ही और ख़ुद भी 1 ही है, तो वो चीज़ें क्या हो गया, 1 ही हो गया ना। कम से कम 2 फैक्टर उसके होने चाहिए, 2 खंड होने चाहिए, इसीलिए अभाज्य संख्या आपका 1 नहीं है, 2 से शुरू होता है। आप देखने की कोशिश कीजिएगा कि 1 से लेकर 100 तक में कुल 25 अभाज्य संख्या होता है। तो ये बहुत जो है ना इम्पॉर्टेंट है आपके मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए, इसमें हमने नोट में करके लिखा है। और आप देखिएगा कि 2 एकलौती अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, और इसके अलावा जो भी अभाज्य संख्या है वो सब के सब विषम संख्या है। हमने आपको 1 से लेके 100 के बीच में अभाज्य संख्या लिखे हैं, जो शुरू होता है 2 से और जाकर ख़त्म होता है 97 पे, और इसकी पूरी गिनती जो है वो है आपका 25 है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि 140 को अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो आपको 140 का जो भाग लगाना, आप चाहे तो 14 से भी लगा सकते थे, 10 से भी लगा सकते थे, लेकिन ये गलत है। अभाज्य गुणनखंड करना, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को अभाज्य संख्या की मदद से गुणनखंड करके तोड़कर उसे लिखा जाता है। मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या को अगर अभाज्य गुणनखंड करना होगा तो अभाज्य संख्या की मदद से उसे खंड करके आपस में गुणनफल करते हैं, उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। 140 को हमने अभाज्य संख्या से लगाया, जो सबसे हमारा जो शुरुआती अभाज्य संख्या वो है आपका 2 से लगाना शुरू किया, 2 से लगाया, 2 से 14 0, 2 से लगाया 35 मरतबा में, 5 से लगाया 5 से 35 से। किसी ने कहा कि 7 से लगाई, 7 कहीं 7, फिर आगे क्या लगाने की ज़रूरत है, आखिर में तो एक ही आएगा, आपको 7 ही लिखना है। आपको मिला 2 5 7, 2 5 7 आप इस तरीके से लिख दीजिए। अब गिनती कीजिए कि 2 कितना मरतबा आया है, तो 2 मरतबा आया है तो 2 पावर लगा दिया, 5 1 मरतबा आया है तो 1 पावर लगा दिया, 7 1 मरतबा आया है तो 1 पावर लगा दिया। बस 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल का रूप यही हो गया, यही है आपका आंसर। आप जो है आराम से इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें, और बाकी इसमें जो भी पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट में वो आप कर लीजिएगा। इसी एक्सरसाइज का जो है सेकंड पार्ट है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका जो है कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। पहले आपको हम कॉन्सेप्ट बता दें, फिर उस तरीके से कोई हम क्वेश्चन करके दिखाएंगे। आप जानते होंगे कि HCF और LCM को अगर आपस में गुना किया जाए तो वो जो बराबर होता है वो 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इस बात को अगर आपको रेक्टिफाई करना है, जाँच करके देखना है, तो आप जो है कोई एक उदाहरण के ज़रिए आप देख सकते हैं। आप सबसे पहले आराम से 10 15 का आप LCM निकालिए, तो 5 से लगाइए, 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब इसको आपस में गुना कर लीजिए तो आपको मिलने वाला है 5 दूना 10 तिया 30। आपने देखा कि इस क्वेश्चन का जो LCM आया है वो कितना आया है, 30 आया है। इसी तरीके से इस 10 और 15 का आप HCF निकालने की कोशिश करो, तो 10 15 का जब आप HCF निकालिएगा तो 10 इकाई 10, घटाइएगा मिलेगा 5, फिर फोल्ड कीजिए 10 लिखिएगा, 5 दूना 10, शेष कितना मिला 0, मतलब कि HCF आपका हो जाएगा 5। अब ये जो हमारे पास फार्मूला है कि HCF इंटू LCM जो होता है वो 2 संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। बस इस बात को यहाँ पे हम जस्टिफाई कर दे रहे हैं कि HCF इंटू LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए हमारे पास जो HCF आया है वो 5 आया है, हमारे पास जो LCM आया है वो 30 आया है, और जो हमारे पास जो संख्या था एक 10 था और दूसरा कितना था, 15 था। आप मल्टीप्लाई करके देखें, 5 या 15, एक 0 तो 150, 15 का 15 तो 0 तो 150। देखिए इस तरीके से आपका ये सिद्ध हो जाता है कि जो फार्मूला आया था कि HCF गुने LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले लें। सबसे छोटी संख्या लेना है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, और अगर LCM आपको निकालने हैं तो उसमें 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात वो जो उभयनिष्ठ ना हो उसे लेना है, और दूसरी बात वो जो उभयनिष्ठ संख्या हो उसमें सबसे बड़ी संख्या लेना है। अब हम आते हैं अपने प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट पे आते हैं।
यहाँ पे कह रहा है कि 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालने हैं। सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 12 का 2 छके 12, 2 तिया 6, तो आपका आंसर जो मिल गया है 2 गुने 3 मिला है। 2 2 बार आया तो 2 पावर लगा दिया, 2 का स्क्वायर गुने 3, ये 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। 3 5 15, तो यहाँ पे 3 गुने 5 मिल गया, 15 का अभाज्य गुणनखंड। 3 7 21, तो 21 का अभाज्य गुणनखंड मिल गया 3 गुने 7। अब इसको जो है इसे तीनों को बिल्कुल तरतीब से लिख देंगे, सजा के लिख देंगे, लाइन बाई लाइन, लाइन बाई लाइन, इस तरीके से लिख दिया। अब उसके बाद हम अपनी यहाँ पे बातों का ध्यान रखेंगे कि हमें क्या निकालना है। 15 12 15 और 21 का HCF जब निकालना है तो हमें ध्यान देना है कि जो उभयनिष्ठ होगा ना, जो कॉमन होगा, उसमें सबसे छोटी संख्या लेना है। तो बताइए क्या यहाँ पे 2 है, क्या यहाँ 2 है? नहीं, यहाँ 2 नहीं है। कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में कॉमन हो? तो कहिएगा कि सर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कॉमन तो हमें 3 मिल रहा है, और उसमें सबसे भी छोटी संख्या तो वह 3 ही है, कहीं कि सबका पावर कुछ नहीं है तो एक ही है, तो सब तो 3 ही है। इसलिए आपका जो HCF होगा वो कितना होगा? आपका 3 होगा। LCM में आ जाइए। तो LCM में 2 कॉन्सेप्ट हैं। पहला ये है कि जो उभयनिष्ठ ना हो उसे लेना है, तो सबसे पहले वही बात पकड़ के चलते हैं, जो आपका कॉमन ना हो उसे लेना है। तो आपका कॉमन में 5 नहीं है, कॉमन में आपका 7 नहीं है, कॉमन में आपका 2 का स्क्वायर नहीं है। उसके बाद दूसरी बात यहाँ पर वो है कि उभयनिष्ठ संख्या में सबसे बड़ी संख्या लेना है। अब हमारे पास जो कॉमन है संख्या है वो 3 ही है, इसमें बड़ी संख्या तो कोई है ही नहीं, तो बड़ी नहीं हो तो कम से कम जो है वही आपको लिखना है। तो इस तरीके से आपका ये HCF हो गया और ये LCM हो गया। आप चाहें तो इसको जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो आपका मिल जाएगा 7 5 35 और 35 या 105, और 105 गुना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, तो 400, 5 के 20, तो क्या मिलेगा आपको? 420। तो कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। बाकी रिमेनिंग पार्ट को आप खुद कर लीजिएगा और इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए आपका आएगा। यहाँ पर सिंपल सा है कि HCF 306 और 657 का 9 दिया हुआ है, तो LCM इसी 306 657 का कितना होगा ये निकालना है। और आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया, फॉर्मूला बताया कि HCF इंटू LCM बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। HCF आपके पास 9 दिया हुआ है, 9 लिख लीजिए। LCM निकालना है, LCM की जगह पे LCM लिख दीजिए। 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब जो दोनों ये 2 संख्या दिया हुआ है वो आपस में गुना करके लिख दें। अब आपको LCM फाइंड करना है, जो इधर लिखा हुआ है इसको एज इट इज़ इधर ही ऐसे लिख लें, और उसके बाद ये इसके साथ आपस में गुना में है तो आएगा, तो यहाँ पे आपका बटे में आ जाएगा। अब उसके बाद आप भाग लगाने की कोशिश कीजिए, तो 9 तिया 27 बचा कितना? 3, तो कितना हो गया? 36, 9 चौके 36, तो LCM इक्वल टू आपका आ गया 34 गुने 657। अब इसे रफ वर्क कर लेते हैं, गुना करके देख लेते हैं। 657 को 34 से गुना करने पे क्या मिलता है? तो 7 चौके 28, 28 का 8 हाथ में रहा 2, 5 और 20 2 22, 22 का 2 हाथ में रहा 2, 6 24 2 26, 7 तिया 21, 21 का 1 हाथ में रहा 2, 5 तिया 15 2 17 हाथ में रहा 1, 6 तिया 18 1 19। इसको आप ऐड कर लें, 8 3 7 6 13 10 2 12 और 1 2, तो आपका जो LCM आ जाता है वो आता है 22,338। ये रहा आपका आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। सिंपल से HCF इंटू LCM पे बैठाइए, 2 संख्याओं का गुणनफल पे बैठाइए, HCF की वैल्यू रखिए, यहाँ पे LCM निकलेगा। आप जो है ये क्वेश्चन जो है कर लें, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लें। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में जिक्र करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन कभी भी आपके एग्ज़ाम में नहीं आता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इस टाइप का आप क्वेश्चन करें। इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं, और यहाँ पे कुछ मान दिया हुआ है। एक सोनिया जी हैं, एक रवि करके हैं। ये एक वृत्ताकार पथ के ऊपर दौड़ते हैं। जब सोनिया जो है
अकेले वृत्ताकार पर जो पथ पर दौड़ती हैं तो उन्हें एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाने में उन्हें 18 मिनट का वक्त लगता है। रवि जब अकेले इस वृत्ताकार पथ को पूरी तरीके से जो है चक्कर लगाता है तो उसे 12 मिनट का वक्त लगता है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि सोनिया और रवि दोनों एक साथ इसी पॉइंट से अगर दौड़ना शुरू करता है तो उसे फिर इसी पॉइंट पे पहुंचने में कितना समय लगेगा। मतलब आपको समय निकालना है। क्या निकालना है? समय निकालना है। तो यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिए, हमने इससे पहले वाले जो है क्वेश्चन में बताया था कि इस तरीके से जब भी क्वेश्चन रहेगा चाहे आपको HCF निकालना होगा या फिर LCM निकालना होगा। अब ये बताने की कोशिश कीजिए कि सोनिया जब अकेले दौड़ती है तो 18 मिनट का वक्त लगता है, रवि जब अकेले दौड़ता है तो 12 मिनट का वक्त लगता है। तो जब ये दोनों आपस में दौड़ेंगे तो थोड़ा सा ट्रैफिक होगा, तो अब जो दोनों को दौड़ने में जो वक्त लगेगा, जो ज़रूरी है कि ये दोनों से ज़्यादा वक्त लगेगा, तो ज़्यादा तभी आंसर मिल सकता है जब आप इसका LCM निकालोगे। अगर कोई बच्चा जो है अगर HCF निकाल लेता है तो इसका आंसर तो 6 मिलेगा। तो अकेले दौड़ रहा था तो 18 मिनट, रवि अकेले दौड़ रहा था तो 12 मिनट, क्या दोनों साथ में दौड़ेगा तो 6 मिनट दौड़ सकता है? ये इम्पॉसिबल है। इसलिए हम इस क्वेश्चन का LCM निकालेंगे। तो 18-12 का LCM निकालते हैं। तो लगाइए 18-12 का LCM में 2 से लगाया 9 मिला, 6 से लगाया, फिर 3 से लगाया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 हुआ। अब न 3 से लगेगा न 2 से लगेगा, आप इसको गुना कर दें तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36। तो इसका जवाब जो होता है 36 मिनट। तो इसको आप बहुत अच्छे से लिख लें कि सोनिया तथा रवि जब एक साथ एक ही बिंदु से दौड़ लगाएंगे तो उन्हें 36 मिनट लगेगा। तो इस तरीके से ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हमारा इस चैप्टर का एक्सरसाइज फर्स्ट मतलब प्रश्नावली 1.1 और 1.2 हो गया। 1.1, 1.2 के अकॉर्डिंग जो भी आपको कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे हौसला अफजाई करने के लिए आप इस वीडियो को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। और जो लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देख पाए हैं, जो एनालिसिस हमने किया था, जो सिलेबस बताया था, तो प्लीज़ जो है इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे देंगे, वहाँ जाके आप देखें और हम लोग को खूब प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।